वेलकम माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल शेरघाटी आप सभी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग 12th क्लास की तैयारी ढंग से करते होंगे ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा कर सके। आज मैं जो आप लोगों का चैप्टर लेकर आया हूं उसमें डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन करता है। तो जो क्वेश्चन करता है सिर्फ हम उसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में डिटेल रूप से वर्णन नहीं किया जाता है। अतः हम उन्हीं चीज़ों का वर्णन करेंगे जो एग्जाम में मुख्य रूप से पूछता है। जैसे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण श्रेणी में 10 ही तत्व क्यों होते हैं, संक्रमण तत्व के आयन रंगीन क्यों होते हैं, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता क्यों प्रदर्शित करता है, लेथेनाइट संकुचन, और संक्रमण तत्व में जो मैग्नीज और क्रोमियम है उनके जो कंपाउंड हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन चीज़ों का हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे और इसी के साथ हम इसको समाप्त करेंगे। डिटेल वर्णन न करते हुए उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे जिन पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। तो चले हम पहले जानते हैं कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे। इसके लिए थोड़ी सी हम लोग बोर्ड पर आए और आपको कंसेप्ट क्लियर कर दें। देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ले रहा हूँ, पहला सोडियम 11 होता है आप जानते हैं, इसके बाद हम क्लोरीन ले लेते हैं 17 होता है, एस्कैडियम आपको हो जाएगा 21 हो जाएगा, और इसके बाद यूरेनियम हम लेते हैं 92। इन चारों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर लिखा 1s2 2s2 2p6 4s1। आप लोग आप बाउ सिद्धांत के अनुसार अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, और उसके अनुसार ही हमने आप बाउ सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। 11 है, देखिए 2 2 4 6 10 और 1 11। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश किया है, आप बाउ के अनुसार लिखेंगे, ध्यान रखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, इसलिए ये किस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, एस ब्लॉक। क्लियर हो जाना, कोई प्रॉब्लम। अर्थात कहने का मतलब है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते जाएंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें समाप्त होगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। अब क्लोरीन का आप देखिए 1s2 2s2 2p6 और हो जाएगा 2p6 3s2 और 3p5। ध्यान रखिएगा। तो आ गया 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17 आ गया। ये लास्ट किस में समाप्त हुआ, पी, मतलब ये पी ब्लॉक का तत्व है, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी। अब आइए स्कैडियम पर गौर करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 19 20 20 21 आ गया। अंतिम किस में समाप्त हुआ, डी में, तो कौन ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक। ऑटोमेटिक है, ये किस ब्लॉक का तत्व हो गया, डी ब्लॉक का। अब आते हैं यूरेनियम पर, जरा गौर कीजिए 92 लिखना होगा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 5
H2 हो गया, 4D10, 5P 6 और ये हो जाएगा आपको 6S2। इसके बाद आ जाएगा 4F14, 5D10, 6P 6, 7S2 और हो जाएगा 5F। अब गिनते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 20 10 30 36 37 38 38 48 48 49 50 56 56 और 14 70 80 86 87 88 89 90 91 92 यानी कि 4। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 92 की। अब देखिए आप इसको लास्ट में किस में प्रवेश किया, एफ में, तो ये क्या कहलाएगा, एफ ब्लॉक। ये एफ ब्लॉक का तत्व हो गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं मैंने चारों ब्लॉक का एक एक एग्जाम्पल लेकर आपको मैंने समझाया है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे किस में समाप्त होता है, वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। एस अंतिम में देखिए पी है तो पी ब्लॉक लिखे, ये अंतिम डी है तो डी ब्लॉक में, ये अंतिम एफ में समाप्त हो रहा है, हम इसको एफ ब्लॉक के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ आप लोग क्लियर। अब तो मुझे समझ में आता है कि ऐसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लॉक कैसे निकाला जाता है। तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन कहलाएंगे ये भी आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज आप गौर कीजिए, डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10 से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। इसीलिए संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संक्रमण श्रेणी में 10 से अधिक तत्व नहीं है, क्यों? तो आपको जवाब देना होगा सीधी सी, संक्रमण श्रेणी में 10 से अधिक तत्व नहीं रह सकते हैं क्योंकि डी के बाहरी कक्षा में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। क्लियर? तो आए पुनः हम अपने पीपीटी पर। देखिए मैंने आपको यहां पर दर्शाया है एस और पी ब्लॉक के बीच में ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और इसके अवर्चानी में जो नीचे रखते हैं वो होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। आप गौर कीजिए एस और पी के बीच में होते हैं इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन उचित परिभाषा होती है कि वे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण रहते हैं, पूरी भरे नहीं रहते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर? अब आप जब Zn का निकालिएगा, अब यहां से चलिए स्कैडियम से, स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं और इन्हें 3D श्रेणी के तत्व के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके सभी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3D में समाप्त होते हैं। स्कैडियम का मैंने अभी निकाल कर आपको देखा था 3D1 होता है तो ऑटोमेटिक है 3D2 होगा, ये 3D3, इसी तरह से आगे भरेगी। ये होगा द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D संक्रमण श्रेणी। ये होगा तृतीय संक्रमण श्रेणी या 5D संक्रमण श्रेणी। यह होगा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D संक्रमण श्रेणी। लेकिन आप गौर कीजिएगा 4 से अधिक श्रेणी संक्रमण तत्व के नहीं होते, पहली बात। दूसरी चीज, चौथे जो श्रेणी है वो अपूर्ण है, इसलिए हम लोग मुख्य रूप से 3 ही श्रेणी लेकर चलते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी। एससी से लेकर जेडएन तक प्रथम संक्रमण श्रेणी होता है, वाई से लेकर सीडी तक द्वितीय संक्रमण श्रेणी, एलए से लेकर एचजी तक तृतीय संक्रमण श्रेणी होता है। लेकिन आप लोग को जो 12th क्लास में जो अध्ययन करना है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का ही मुख्य रूप से अध्ययन करना है और उसमें भी जो एग्जाम में खास करके पूछता है वह होता है ऑक्सीकरण अवस्था और रंगीन आयन का निर्माण। तो हम लोग ज़्यादा उसी पर फोकस करेंगे। तो आप इतना तो समझ गए। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया एक बात और कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, वे तत्व जिनके डी ऑर्बिटल अपूर्ण रहते हैं और सभी संक्रमण श्रेणी के अंतिम जो तत्व होते हैं वो
पूर्ण रूप से उनका डी ऑर्बिटल भरा रहता है। अतः परिभाषा के अनुसार सभी संक्रमण श्रेणी के अंतिम जो तत्व हैं, जैसे प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्व Zn, द्वितीय संक्रमण श्रेणी का अंतिम तत्व Cd, तृतीय संक्रमण श्रेणी का अंतिम तत्व Hg, ये पूर्ण रूप से भरे हैं, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हो गया सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते। ये दिमाग पर आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ऐसे इसमें हमने लिखा भी गया है, आप लोग को ये चीज हमने लिख पाया है यहाँ पर। देखिए संक्रमण श्रेणी के तत्व के बारे में जो ने बताया था, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। और अब आते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या के साथ साथ। यहाँ पर मैंने देखिए आपको अभी बताया था कि Zn जो अंतिम तत्व होते हैं उनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे रहते हैं। ये देखिए पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, अतः इन्हें हम संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं रहते हैं। अब आते हैं हम लोग इनके धातु गुण पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। धातु गुण पर तो हम लोग चर्चा करेंगे। ये सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं, और जब धातु रहेंगे तो ऑटोमेटिक है वो धात्विक गुण प्रदर्शित करेंगे। और धात्विक गुण क्या होता है ये तो आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उस पर हम चर्चा विशेष नहीं करेंगे। लेकिन धातु जो होते हैं अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा संक्रमण तत्व के धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। इसका कारण यह कि इनकी बाहरी सतह पर अविलय और अक्रिय ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे ये अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। यही अंतर होती है। ठीक है, तो हम इस पर चर्चा किए। अब हम चलेंगे ऑक्सीकरण पर, अवस्था पर। ऐसे आप लोग को हमने यहाँ पर दर्शा दिया है सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और यहाँ पर एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी के बारे में भी जानकारी दे दिया है। अब थोड़ी सी हम लोग चलेंगे, हमने बताया आपको ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। तो ऑक्सीकरण अवस्था में ध्यान रखिए कि स्टेडियम से लेकर हम Zn तक देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ऑक्सीकरण अवस्था दिखा दिया। आप दौर कर रहे हैं टाइटेनियम से 2, 3, 4, वेनेडियम का 2, 3, 4, 5 सबका प्लस में है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है इस तरह से कि 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो आप लोग देख लीजिए Mn 1, 2, 3, 4, 5 5 वो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, बाकी इससे कम करते हैं। देखिए होता क्या है 1, 3, 4, 4 ये हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5 5 फिर 4, 3, 2 और 1 ये जाएगा आपको नीचे Zn1। तो इस तरह से 1 कहने का मतलब एक का मतलब ये +2 है, तो +2 ये नहीं कि +1 मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संख्या गिना रहा हूँ। देखिए ये +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +6, तो कितना ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित किया? 4 गो। पहला ऑक्सीकरण अवस्था उसने 2 किया, दूसरा ऑक्सीकरण अवस्था 3 किया, तीसरा जो 4 किया, और चौथा जो होता है वो 6 होता है। तो इस प्रकार से ये 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, यानी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब बोर्ड में पूछा है संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों, या संक्रमण तत्व को निम्नलिखित संदर्भ में व्याख्या करें। ऑक्सीकरण अवस्था और रंगीन आयन, यही क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछता है, इसलिए हम इसी पर खास करके फोकस करते हैं। अब आपसे पूछा गया कि ये संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों, तो इसका आंसर होगा संक्रमण तत्व के डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी
संयोजी इलेक्ट्रॉन के समान कार्य करते हैं, जिसके कारण ये परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि रासायनिक बंधन बनने में संक्रमण तत्व के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं, जिसके कारण संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसी पॉइंट पर हमको खास करके चर्चा करनी थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन धातुओं के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का कारण यह है कि इनके डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। उदाहरणार्थ Fe26 के संयोजी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास 3d6 4s2 होता है। इसकी दो ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3 होती है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास निम्न प्रकार है। देख लीजिए, इसमें 3d में 6 और फेरस में 6 रहेगा डी में, और फेरिक में 5 रहेगा। हमने जो बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमको लगता है कि आप लोग का ये क्लियर कंसेप्ट हो गया कि संक्रमण तत्व क्यों परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हम इसके चर्चा करते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन किया था संदर्भ में कि संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं क्यों। इसका सबसे आसान आंसर होगी, और एग्जाम में खास करके पूछता है। हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। तो आप लोग का आंसर होना चाहिए, संक्रमण तत्व के डी ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और जिस रंग के ऊर्जा को ये अवशोषित करते हैं उसके पूरक रंग में ये दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि संक्रमण तत्व के वही आयन रंगीन होंगे जिनमें डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। गौर कीजिएगा, हमने बताया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगी तो रंगीन आयन नहीं बनेगा। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने यहां पर दिखाया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए यहां पर मैंने दिया है, देखिए यहां पर इस पर गौर कीजिएगा, यहां पर 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, रंगहीन होगा। यहाँ पर देखिए इसमें भी 0 है 3 इलेक्ट्रॉन में, यानी Sc3+ जो होगा, स्कैंडियम 3+, वो होगा रंगहीन। क्यों? क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अब देखिए 3d0, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, टाइटेनियम 4+ है, तो ये भी रंगहीन होगा। अब देखिए 3d1, अब देखिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका रंग हो गया बैगनी। इसमें भी 1 है, वेनेडियम में नीला हो गया। इसमें 2 है, हरा हो गया। इसमें 3 है, बैगनी हो गई। ये भी देखिए 3 बैगनी हो गया। ये 4, ये बैगनी हो गई। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है, इसलिए गुलाबी हो गया। इसमें भी 5 है, ये पीला हुआ। अब देखिए ये 6 है, ये हरा हुआ। इसमें 4 और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 4 और इसमें कितना है, ध्यान रखिएगा, CO कोबाल्ट 3+ में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और कोबाल्ट 2+ में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अगर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो नीला हो गया, और 3 जो है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो गुलाबी हो गया। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हरा हो गया। इसमें 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नीला हो गया। इसमें 10, इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए फिर रंगहीन हो गया। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न रहने के कारण वो रंगहीन हो गया। अब आप लोगों के दिमाग में हो रहा है कि सर तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि आप बता रहे हैं कि 0 है तो एक भी नहीं इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित नहीं है। यहाँ 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है। लेकिन आप यहाँ आते ही बोल दे रहे हैं कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि दिखाई दे रहा है यहाँ 6। ये क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में जो घूम रही है वो जायज है बेटा, लेकिन इसके लिए अगर आपने हुंड का नियम पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि हुंड के नियम के अनुसार
इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए खाली ऑर्बिटल उपलब्ध रहता है। और आप जानते हैं डी ऑर्बिटल, जो डी सबशेल है उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये भी आपको मालूम है। और पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए जब एक रहेगा तो एक भरा केवल, इसलिए एक अयुग्मित है। 2 गो रहा तो 2 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 गो है तो 3 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 4 गो तो 4 गो, अब 5 गो है तो 5 गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब छठा आएगा तो कहां भरेगा? 5 गो तो हो गया, भर गया एक गो, अब जोड़ा बनना पड़ेगा, तो एक आ गया छठा इसमें, तो ये जोड़ा हो गया। अब बच गया क गो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? ये देखिए 4, 1 2 3 4। इसीलिए मैंने कहा ये 6 है तो कितना? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब एक और आ गया 7वां, तो अब क्या बचा? 3, तो 3 कहा मैंने 7 को। तो इस तरह से आप अंतिम वाला जो देख रहे हैं, आपको दिमाग में आ रहा था कि यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है, फिर भी सर अयुग्मित बोला, तो 10 हो गया, तो जोड़ा जोड़ा सब में हो गया, 5 में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो एक भी बिना जोड़ा वाला है। अयुग्मित का मतलब क्या होता है? बिना जोड़ा वाला, तो एक भी नहीं है, इसलिए इसके आयन रंगहीन होते हैं। तो आपको दिमाग में हमको लगता है कि ऐसा समझा है कि दिमाग में फिक्स हो गया है कि डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं। अब कारण पूछेगा तो थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम लोग कि संक्रमण तत्व के डी ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और जिस ऊर्जा रंग के ऊर्जा को ये अवशोषित करते हैं उसके पूरक रंग के ये दिखाई देते हैं, जिसके कारण इनके आयन रंगीन होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद मैंने कहा था कि इसके जो 2 यौगिक हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, उस पर हम लोग बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो आए जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लें। तो हाँ, ये भी जानकारी दे दे, केवल हमको कुछ नहीं करना है, उसमें कांच करके बनाने की विधि थोड़ी सी जान लेंगे और उसके आक्षिकारक गुण को जानेंगे। और आक्षिकारक गुण क्या है ये आपको जानने के लिए हमारी पहली वीडियो आक्षीकरण अवकरण देखना होगा। अब फिर भी तो थोड़ा सा मैं बता दूं, जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को आक्षीकृत कर देता है उसके गुण को आक्षिकारक गुण कहते हैं। तो आए यहां पर आप देखें, हम लोग चलते हैं इस पर चर्चा करते हुए। तो हमने बताया पहले आपको संक्रमण तत्व के कुछ प्रमुख यौगिकों के बारे में, जिनमें हम बताया पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। स्टार्ट हम लोग चलते हैं वही लेकर, पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में ही देखिए, यहां बने दिया है। इसमें बनाने की विधि बहुत ही आसान है। पहले हम क्या करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्रोमेट से तो बनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा पोटेशियम क्रोमेट से पहले हम लोग सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करते हैं, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को Ki से अभिक्रिया कराकर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला हमारा स्टेप क्या होगा? सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट के साथ वायु की उपस्थिति में संगलित किया जाता है, यानी फ्यूज कराया जाता है। जब आप फ्यूज कराइएगा, देखिए यहां पर हमने दिखाया है आपको, ये क्रोमाइट अयस्क है। इस क्रोमाइट अयस्क को सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन के साथ हमने फ्यूज कराया। फ्यूज कराने पर सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ। अब ये हमको मुख्य रूप से उत्पाद यही ध्यान रखना होगा, सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ, और इसके बाद ये आपको ये देख रहे हैं फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑटोमेटिक है कि हमारे दिमाग पर हो जाना चाहिए क्या हमको प्रोडक्ट है, और बाकी तो निकाल ही लेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब इससे तो हमने बताया रिएक्शन कराने के लिए, तो हम सोडियम क्रोमेट बना दिए, Na2Cr O4। अब यहाँ पर हमने गौर कर रहे हैं कि Fe और O बचता है। जब Fe और O बचेगा तो क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड, और कार्बन और ऑक्सीजन ये है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब क्या करते हैं कि अब इसे सोडियम क्रोमेट को फेरिक ऑक्साइड से सरलता पूर्वक
छान कर, जो द्रव रहता है छान लीजिएगा तो अलग हो जाएगा, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड अघुलनशील होता है। अब अघुलनशील होने के कारण जल में इसे हम लोग छानेंगे और बाहर कर देंगे। अब मात्र द्रव में क्या बच जाएगा, CO2 तो गैस से बनकर उड़ गया। अब ये छान कर अलग कर लिए तो सोडियम क्रोमेट बन गया। अब इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीकृत करेंगे। तो अम्लीकृत करने पर सोडियम क्रोमेट जो है सोडियम डाइक्रोमेट में बदल जाता है, और जो ही सोडियम डाइक्रोमेट में बदलेगा हम इसे KCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं। देखिए यहाँ पर KCl से अभिक्रिया कराया गया, और K जो होता है वो Na का स्थान ग्रहण कर लेगा, Na K का स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। Na चल जाएगा K के पास और K चल जाएगा Na के पास, अब बनकर तैयार होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हम तो ये जान गए। अब हम बता रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि जलीय विलयन में डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन एक दूसरे के सामने में रहते हैं, और इसी कारण जो होता है क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट में क्या होती है, समान रूप से होती है। और अब हम इसके गुण की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछता है, वो है ऑक्सीकारक गुण। पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और यह जो फिर अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, H2S को H में और HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। ध्यान रखिएगा। अब आपको कह रहे हैं सर फेरस को फेरिक में ऑक्सीकृत कर देता है, H2S को H में ऑक्सीकृत कर देता है, KI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। अब ये हमको नहीं समझ में आ रही है कि ऑक्सीकृत है क्या। तो आपको इसके लिए पहली वीडियो हम बार बार कह रहे हैं, ऑक्सीकरण वक्र देखना होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए हम बता दें, ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा, पहले जानना होगा, फिर भी कहना पड़ेगा, फिर कि वही वीडियो देखिए, फिर भी हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर समझा देते हैं। जब किसी पदार्थ तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसको हम ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं, और जब कमी हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या में तो अवकरण। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गया मतलब ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई तो अवकृत हो गया। अब यहां पर देखिए फेरस से फेरिक, यहां कितना होता है 2 संयोजकता, और यहां क्या हो जाएगी 3, तो 2 से 3 हो गए, तो क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, +2 से +3 हुई, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकृत हुआ। अब कहिएगा कैसे निकलेगा, तो जिसको निकालना है उसको X मान लेंगे। अब X मान लेंगे और X मानकर हम बाकी का वैलेंसी लिखते हैं। अब देखिए Fe-SO4 में F का मान लीजिए X, SO4 का -2 होता है, तो X -2 बराबर, ऊपर कुछ भी आवेश नहीं है तो 0, तो X -2 बराबर 0, अब -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो Fe का कितना हो गया +2। इसी तरह से यहाँ निकालिएगा तो X मानिएगा और X में 2 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2X, अब माइनस SO4 का कितना होता है -2, तो 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 2X - 6 = 0। अब -6 से उधर जाएगा तो +6 हो जाएगी। और तो इस प्रकार हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पर Fe का कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, यानी ऑक्सीकरण संख्या 2 से 3 हो गई। और वैसी चीज जिसको मैंने आयन के रूप में लिखकर आपको स्पष्ट कर दिया है। देखिए Fe2 है, यहाँ कितना है Fe3 है, तो 2 से 3 हो गया, तो 2 से 3 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गया, अर्थात यह फेरस को फेरिक में और इसी तरह से H2S को H में बदल देता है। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, सल्फर का कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा +1 × 2 + X = 0, क्योंकि जिसका निकालना है उसको X मानेंगे, बाकी का संयोजकता लिखेंगे। हाइड्रोजन का संयोजकता +1 होता है, यहाँ +2 को हाइड्रोजन है इसलिए +2 हो जाएगा, तो +2 + X = 0, तो +2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा, यानी सल्फर का -2 होगा, और जब स्वतंत्र रहता है तो 0, यानी -2 से 0 हो रहा है, या इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, इसका मतलब H2S को H में। अब एक चीज और खास बताते हैं, इसमें आपको रिएक्शन के लिए याद करने से बचेंगे। इसमें जब अम्लीय माध्यम से आप कराइएगा तो K2
SO4 सब में बनेगा। Cr2SO4 का होल थ्राइस सब में बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो आप लिखे हैं फेरस को फेरिक में, तो फेरस सल्फेट को फेरिक में बदल दीजिएगा, और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा तो जल लिख दीजिएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देख लीजिए, आप गौर कीजिए, इसमें भी वही चीज, इसमें भी आप देखिए दोनों वही बना, इसमें भी आपको देख लिया KI में वही चीज बना, सेम टू सेम। तो इसका रिएक्शन भी आपको याद नहीं करना पड़ा, केवल इतना ध्यान रखना होगा कि जो प्रोडक्ट है, जो कहा फेरस सल्फेट को फेरिक में, तो वो तो लिखना ही है। इसके बाद आंख मूंद कर अम्लीय माध्यम में रहेगा तो K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस ये बनना ही बनना है, तो सब में बनेगा। देख लीजिए पूरी रिएक्शन में इसको बनना ही बनना है, तो ये दो चीज तो बनेगा ही बनेगा। अब बाकी जो आपने लिखा है रिएक्शन में कि ये फलना को चिलना में आश्रित कर देता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इधर लिख दीजिए और उधर सल्फर लिख दीजिए, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर संतुलन में बच जाता है तो जल बनाकर अलग कर दे, उसमें लिख दीजिए, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सी है। तो इस प्रकार से निगम। अब आप इसका उपयोग, अगर उपयोग कुछ याद ना हो तो पहला तो ये याद हो गया कि ये प्रबल आक्सीकारक होता है, तो आक्सीकारक के रूप में देखिए उपयोग आक्सीकारक के रूप में किया जाता है। क्रोमियम के दूसरे यौगिक के उत्पादन में, क्रोम फिटकरी, लेड क्रोमेट आदि, चमड़े के शोधन में, रंग उपयोग में। अब दूसरा जो यौगिक है वो पोटासियम परमैंगनेट, उसके भी बनाने की हम विधि और आक्सीकारक गुण का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा ये तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो KMnO4 K2Cr2O7 से प्रबल आक्सीकारक होता है। कौन? KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट, ये प्रबल होता है, ये अम्लीय माध्यम में प्रबलता दर्शाते हैं, लेकिन इसकी खासियत है पोटासियम परमैंगनेट के अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यम में ही ये प्रबल आक्सीकारक की तरह कार्य करता है, लेकिन अम्लीय में कुछ शक्ति इसकी ज्यादा होती है। तो अब आपको इसको बनाने की विधि में हम चलते हैं। आप ठीक उस तरह से संकलित किए थे जैसे इसमें भी आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड KOH यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन तीनों को संकलित करके पोटासियम मैग्नेट बनाते हैं, और इस पोटासियम मैग्नेट को हम लोग पोटासियम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटासियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ संकलित करके पहले बनाते हैं पोटासियम मैग्नेट, और इस पोटासियम मैग्नेट को जल में घोल कर, जल के साथ गर्म करके हम बना लेते हैं पोटासियम परमैंगनेट। तो इसकी चीज देखिए MnO2 KOH प्लस O2, अब यहाँ पर K2MnO4, अब बाकी जो बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, जल यहाँ हमने लिख दिया। तो बनाने की विधि आसान है, आपको क्या करना, याद नहीं करने का तरीका हम बता रहे हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड तो मैग्नीज डाइऑक्साइड लिख दिए, पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए, प्लस ऑक्सीजन लिख दिए, एरो लिख दे दिए। अब हमको क्या बनाना है भाई, पोटासियम मैग्नेट। अब पोटासियम मैग्नेट का आप जानते हैं सूत्र K2MnO4 लिख दिए। अब K2MnO4, लेकिन O और H बच गया, और OH जहां बचता है तो क्या बनाता है, जल, बगल में लिख दिए जल। अब इस जल को, इस चीज को उठाएंगे और हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। जो ही गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा पोटासियम परमैंगनेट में, यानी पोटासियम मैग्नेट पोटासियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो आप जिससे बनाए हैं वो दोनों चीज यहां निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन न याद करने का यही तरीका है, आने तो रटते रहिएगा कि ये KMnO4 प्लस MnO2 प्लस KOH, तो रटते रह जाइएगा, ऐसा रिएक्शन बहुत आएगा, दिमाग से सब उड़ जाएगा। ये चीज का ध्यान आप रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अन्य भी हैं, तो हम चलें इसके गुण पर। पोटासियम परमैंगनेट का रवा जो होता है गहरा बैंगनी रंग का होता है, हम इसे लाल दवा के रूप में जानते हैं, ठीक है। यह जल में साधारण विलय होता है और ये गुलाबी रंग का विलयन देता है। ये प्रबलता से गर्म करने में पोटासियम मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जिससे बना हुआ है उसमें ये बदल जाता है। अब हम आते हैं इसके आक्सीकारक अभिक्रिया के बारे में। हमने आपको बताया था इसके आक्सीकरण गुण ही
ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर लिख दिया गया है, प्रबल ऑक्सीकारक जैसा आचरण करता है, इसीलिए इसका विशेष रूप से उपयोग वोल्यूमेट्रिक एनालिसिस आयतन विश्लेषण में किया जाता है ऑक्सीकारक के रूप में। और अभी कुछ देर पहले ही हम बता चुके थे कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से प्रबल होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि MnO4 चूंकि पूर्ण शुद्ध अवस्था में MnO2 से मुक्त नहीं होता है, यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह इसीलिए इसे द्वितीयक मानक मानते हैं, ठीक है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्राथमिक मानक के रूप में लेते हैं। अब हम यहां पर चलते हैं, इसमें भी आपको वही चीज है हमने बताया था। देखिए यहां पर लिख दिया गया अम्लीय, उदासीन और क्षारीय तीनों माध्यम में भी प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। देखिए यहां पर हमने अम्लीय माध्यम में दर्शाया है, ये ऑक्जेलिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड में, देखिए ऑक्जेलिक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड में आयोडाइड, कोई भी आयोडाइड लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, सोडियम आयोडाइड लीजिए, कोई भी आयोडाइड लीजिए, उसको आयोडीन में। तो यहाँ पर हम कोई भी एक धातु ले लेंगे, आयोडाइड उसको बना देंगे धातु के साथ लेकर, और वो आयोडीन में। फेरस को फेरिक में, फेरस सल्फेट लेकर फेरिक सल्फेट में बदल सकते हैं आप लोग, या फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में भी बदल सकता है। H2O2 को O2 में, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन में आखिर कर देता है। और यहां पर आप ऊपर लिख चुके हैं नाइट्राइट लवण को, नाइट्राइट हम लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट ले सकते हैं, सोडियम नाइट्राइट ले सकते हैं, जो भी नाइट्राइट लीजिएगा उस नाइट्राइट को ये नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देता है। तो ये हुआ तो अम्लीय माध्यम में। अब ये नहीं बताएंगे कि कैसे ऑक्सीकृत हुआ, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका है कि ऑक्सीकरण संख्या में यदि आप वृद्धि देखिए तो कहिएगा ऑक्सीकृत, ऊपर समझाए थे। इसके अलावा उदासीन माध्यम में मैग्नस लवण को मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है, ये मैंने बताया अम्लीय माध्यम। अब आता है उदासीन माध्यम, दूसरा हम बताए उदासीन माध्यम में भी इसका एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है मैग्नेस को मैग्नीज डाइऑक्साइड में। अब क्षारीय माध्यम में भी मैंने एक उदाहरण दे दिया है कि पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पर देख लीजिए -1 है, और यहाँ पर लीजिएगा तो IO3 तो -2 होता है, तो -2 × 3 -6, यानी x + -6 बराबर -1। अब -6 उधर जाएगा तो -1 अब +6 बराबर +5, यानी I क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या 5, यहाँ है -1, -1 से 5 हो गया। यानी कहने का मतलब है पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइड को आयोडेट में ऑक्सीकृत करता है। आप कोई भी आयोडाइड ले सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ले सकते हैं, सोडियम आयोडाइड ले सकते हैं, कोई भी आयोडाइड लीजिए, वो आपके ऊपर है। अब अभी ऊपर ही बता चुके हैं कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग आयतनिक विश्लेषण में ऑक्सीकारक के रूप में होता है, विशेष करके लोहा, आयोडाइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्राइट इत्यादि के आकलन में इसका उपयोग किया जाता है। बॉयर अभिकर्मक के रूप में कार्बनिक यौगिकों में द्विबंधन की जांच में इसका उपयोग किया जाता है। ऊनी, रेशमी और सूती कपड़ों के विरंजन तथा तेलों के रंगहीन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने में भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मैंने डी ब्लॉक के तत्व तो समाप्त किया, अब आते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। हाँ, अभी आपको जो हमने बोर्ड पर बताया था कि कैसे हम ब्लॉक निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो ऑटोमेटिक है, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में समाप्त होते हैं तो हम उसे एफ ब्लॉक कहते हैं। आप सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और जो समाप्त हो जाए लास्ट वाला दिखाई दे वही उसकी ब्लॉक हो जाएगी। तो इसको एफ ब्लॉक के तत्व को कहाँ रखा गया, आवर्तानी में नीचे स्थान दिया गया है। इसमें 2 कॉलम होती है, तो ऑटोमेटिक है कि एफ ब्लॉक के तत्व हैं तो एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए लेथेनाइड में भी 14 होंगे और एक्टिनाइड में भी तत्वों की संख्या 14 होगी। लेथेनाइड और एक्टिनाइड। अब लेथेनाइड इसका नाम इसलिए पड़ गया, लिथियम के बाद स्टार्ट होता है। देखो लिथियम के बाद इसका जो संख्या होती है 58 होती है, वो लिथियम के बाद होती है, इसीलिए इसे लेथेनाइड के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक में बहुत रेयर मात्रा में, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। और
इसे 4f संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इसके सारे तत्व के जो इलेक्ट्रॉन जो अंतिम समाप्त होते हैं वो 4f में ही समाप्त होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाहर के 2 ऑर्बिटल के रहते हुए भी जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो अंदर वाले f में भरते हैं, जिसके कारण इसका नाम अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। देखिए यहां पर मैंने बताया है कि देखिए यहां पर इन तत्वों में n-1d ऑर्बिटलों के पर्याप्त खाली रहते हुए भी अधिक भीतरी ऑर्बिटल n-2f में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर देख लीजिए, n-2f 1-14 n-1d 0 से 1, ध्यान रखिएगा 0 से 1 ns2 के द्वारा निरूपित किया जाता है। जो अपवाद होते हैं वही 1 आते हैं, लेकिन बाकी सारे में 0 होते हैं। अब आप इसको देखिए, यहां से आइए थोड़ा सा सारणी में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने निकाला। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख रहे हैं, ये देखिए बता चुके हैं लेथिनम नहीं है, लेथेनाइड का। गौर कीजिएगा यहां लिखा हुआ, तो इससे मत सोचिएगा कि ये लेथेनाइड का तत्व है या एफ ब्लॉक का तत्व है, ऐसा नहीं है। ये एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है, क्योंकि एफ में इसका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एफ में जाएगा ही नहीं, तो एफ ब्लॉक का तत्व नहीं। लेकिन इसको इसलिए यहां पर लिख दिया गया है क्योंकि इसका इसी के बाद जो इस एफ ब्लॉक का तत्व स्टार्ट होता है, तो इसके बाद स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम जो हो, श्रेणी का नाम रखा गया लेथेनाइड। और लेथेनाइड को यहाँ पर थोड़ा सा लेथिनम को भी थोड़ा इंडिकेट कर दिए, यानी 58 से लेकर आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 71 तक के तत्व को लेथेनाइड कहते हैं। एक और खास देखिए इसमें बात है, ऑक्सीकरण अवस्था पर हम कहते हैं विशेष रूप से चर्चा करना है। आप गौर कीजिए, टोटल पर आप देखिएगा सब में +3 ऑक्सीकरण अवस्था निश्चित रूप से है। देख लीजिए 3 3 3 3 3 3 सब में 3 है। इसके अलावा ये लेथेनाइड के तत्व 4 और 2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण यह है कि आप जानते हैं कि वे तत्व ज्यादा स्थायी होते हैं जो या तो एकदम खाली हो, जिनके ऑर्बिटल या तो एकदम खाली हो, नहीं तो आधी भरी हो, नहीं तो पूरी भरी हो। तो आधी वाले के नजदीक वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना आधी भरने के लिए 2 और 4 या पूरी भरने के लिए 2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको देखिए मैंने यहाँ पर नीचे का आपको एग्जाम्पल भी दर्शाया है। आप देखिए यहाँ पर C4+ होगा, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है 3 के अलावा। इसका कारण यही है कि 4F 0 हो जाएगा, जिससे ये अधिक अस्थायी विन्यास प्राप्त होगा। TB4+ देख रहे हैं आप, आधा भरा हुआ, 14 का आधा कितना होता है 7, तो 7 हो जाने के लिए ही ये 4 प्रदर्शित करता है। U2+ है, ये भी देखिए आधा होने के लिए 7 होने के लिए, YB2+ कर रहा है, ये पूरा भरे होने के लिए, ताकि पूरा भर जाए अस्थायी विन्यास, अर्थात अस्थायी विन्यास के लिए ही ये 2 और 4 प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है लेथेनाइड संकुचन। किसे कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। देखिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, लेथेनाइड संकुचन। लेथेनाइड संकुचन पूछता है कि किसे कहते हैं, तो आपको कुछ जवाब एकदम सिंपल है। कहता है कि लेथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है, इसी जिसे हम लेथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब ऐसे भी याद नहीं तो आप जानते हैं संकुचन माने क्या होता है, सिकुड़ना। संकुचन में क्या होता है, सिकुड़ना। तो ऑटोमेटिक है कि सिकुड़ने के अर्थ में लेथेनाइड संकुचन, परिणाम से लेथेनाइड संकुचन, लेथेनाइड सीरीज में संकुचन हो रहा है। तो लेथेनाइड में तत्वों के परमाणु क्रमांक के वृद्धि के साथ साथ परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है, जिसे लेथेनाइड संकुचन कहते हैं। देखिए यहां पर वही चीज मैंने बताया है,
देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं लेथेनाइड सीरीज स्टार्ट है यहाँ से 106 परमाणु आयनिक त्रिज्या, 103, 101, 99, 98, 96, 95, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 86। आप देख रहे हैं कि इसे छोटी होती जाती है। तो ये छोटी होती जाती है परमाणु संख्या के वृद्धि के बावजूद भी, इसे ही हम कहते हैं लेथेनाइड संकुचन। अब हम चलते हैं 5F के संक्रमण अंतर संक्रमण तत्व में, तो उसमें कहते हैं एक्टिनाइड। अब एक्टिनाइड कहने का भी कारण है, देखिए यहां पर हम चलते हैं। अब आपको उसमें जैसे मैंने बताया था ठीक यही पोजीशन ये है, ये भी जो है एक्टिनाइड का तत्व नहीं है। एक्टेनियम जो है एक्टिनाइड का तत्व नहीं है, इसके बाद स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको यहाँ दर्शाने के लिए मैंने रख दिया है। आप देख भी सकते हैं 4F0 लिखा हुआ है, 0 है यानी F में नहीं है तत्व। और आपको अभी अभी हम बोर्ड पर समझाया है कि जो लास्ट में भरेगा वही उसका ब्लॉक होता है, अर्थात ये F ब्लॉक का तत्व नहीं है। लेकिन एक्टिनियम के बाद ही यानी 89 के बाद 90 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो एक्टिनाइड में 90 से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ 102, 103, अर्थात 90 से लेकर 103 तक के तत्व यानी 14। अगर ऐसे भी याद नहीं हो तो पहला तो याद है 90, 90 में 14 जोड़ दो, 90 से 14 यानी 14, F में 14 तत्व होते हैं। तो 90 से स्टार्ट करो और जहाँ 14 समाप्त हो जाए वहाँ लिख दो, तो जोड़ोगे तो आ जाएगा 103। तो इसीलिए यहाँ पर 89 दिए हैं 89 एक्टिनियम, किसी में 14 जोड़ोगे क्योंकि 14 को होते हैं, तो 14 को जोड़ोगे तो 103 आ जाएगा। तो 103 होते हैं, 103 तक का लिख दोगे। अब इन दोनों एक्टिनाइड तो क्लियर हुआ। अब आप एक चीज देखिए, ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो गुणों के होते हैं एक बार डायरेक्ट हम विभेद कर देंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी हो जाएगा और दोनों की जानकारी भी हो जाएगी, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट था। उन चीज़ों पर ही मैंने खास करके फोकस किया है ताकि आप लोगों का समय बर्बाद न हो। अगर विशिष्ट पढ़ना होगा तो उसके लिए अलग से देखा जाएगा। फिलहाल हम क्रैश कोर्स से संबंधित ही दे रहे हैं जानकारी आपको। तो आइए हम लोग इसका जरा गुण के विभेद पर देखते हैं। आपको समझा भी चुके हैं कि लेथेनाइड में अधिकतर +3 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, कुछ +2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड में +3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ कुछ तत्वों में 4, 5, 6 तथा 7 ऑक्सीकरण अवस्था भी देखी जाती है। इसमें संकुल बनाने की कम क्षमता होती है और इसमें संकुल बनाने की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया गया होगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें भी ये दिखाई। प्रोमेथियम को छोड़कर सभी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, केवल प्रोमेथियम होता है और इसमें टोटल क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑटोमेटिक है, जब रेडियो एक्टिव होते हैं तो नाभिकीय इंजीनियरिंग में एक्टिनाइड का विशेष रूप से उपयोग होगा, क्योंकि नाभिकीय इंजीनियरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि रेडियो सक्रिय तत्व उसे कहते हैं जो स्वतः विखंडित होकर हल्के नाभिकों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। इनके चुंबकीय गुणों को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन इनके चुंबकीय गुण को आसानी से समझना संभव नहीं है, क्योंकि ये इसके नाभिक ही अस्थायी नहीं रहते हैं। ये ऑक्सो धनायन नहीं बनाते हैं, लेकिन इनकी खासियत है ये ऑक्सो धनायन बनाते हैं। ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन के साथ धनायन का निर्माण ये करते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कम भास्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इसके जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं वो अधिक भास्मिक प्रकृति के होते हैं। अब ऑटोमेटिक है उपयोग होगा, तो अभी आपको समझा दिए कि थोरियम का उपयोग नाभिकीय इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को जो मुख्य पॉइंट था उस पर चर्चा करते हुए शॉर्टकट में बताया कि ताकि आप लोग का समय भी बर्बाद न जाए। और हमारे जीजीपी द्वारा सभी सब्जेक्ट, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, बेहतर तरीके से क्रैश कोर्स कराया जाता है। आप उससे देखकर लाभ उठाएं और मैं आप लोग को शुभकामना देता हूं कि 2022 में फिर गया जिला में का नाम आप लोग रोशन करें। धन्यवाद।